friends, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain the arc elasticity method of price elasticity of demand. In the previous videos, I have already explained total outlay method, percentage method and third one, point method to measure the price elasticity of demand. This is the fourth one. यदि आप लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप देख सकते हो। आर्क इलास्टिसिटी मेथड जब प्राइस और डिमांड में लार्ज चेंजेस होता है, देयर इज अ लार्ज वेरिएशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड एट द टाइम, to find out the exact price elasticity of demand, we use arc elasticity method. Arc elasticity method, परसेंटेज मेथड यदि आपको याद होगा उसकी ऊपर एक इंप्रूवमेंट है, बिकॉज परसेंटेज मेथड में कुछ कमियां थी जिस कमियों की वजह से वो इतना रिलायबल नहीं हुआ। क्या कमी थी? सपोज एक डिमांड कर्व पर यदि आपको किसी भी पॉइंट पर प्राइस इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करना है तो उस सिचुएशन में वहां पर इनिशियल प्राइस या इनिशियल क्वांटिटी को बेस मानकर प्राइस इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करना था। सपोज यदि आपको ए पर प्राइस इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करना है तो उस सिचुएशन में P1 वाज द बेस प्राइस, बिकॉज इट वाज द इनिशियल प्राइस, दैट्स व्हाई इसको बेस माना गया था। सेम क्वांटिटी Q1 को बेस मानकर प्राइस इलास्टिसिटी को फाइंड आउट किया गया था। और सपोज यदि हमें बी पॉइंट पर प्राइस इलास्टिसिटी को पता करना है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? हमारा बेस चेंज हो रहा है क्योंकि उस सिचुएशन में P2 आपका बेस प्राइस हो जाएगा और Q2 आपका बेस प्राइस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू परसेंटेज मेथड। और उस सिचुएशन में क्या होगा? दोनों की जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग आएंगी। दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस सेम है, लेकिन फिर भी वैल्यूज अलग अलग आने के कारण यह इतना रिलायबल नहीं सिद्ध हुआ। इस कमी को दूर करने के लिए आर्क मेथड को यूज किया गया। आर्क मेथड क्या करता है? आर्क मेथड में हम ना तो इनिशियल प्राइस को बेस प्राइस मानते हैं, ना ही इनिशियल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी मानते हैं। हम क्या करते हैं? इन दोनों का एवरेज लेते हैं, P1 और P2 जो आपके इनिशियल प्राइस है और न्यू प्राइस है उसका एवरेज लेते हैं और उस एवरेज को हम बेस प्राइस मानते हैं। सेम हम इनिशियल क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी का एवरेज लेकर जो हमारा एवरेज निकल कर आता है उसको हम बेस क्वांटिटी मानकर अपनी प्राइस इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करते हैं। जैसे P1 और P2, सपोज P1 आपका इनिशियल प्राइस है, P1 प्लस P2 अपॉन 2। जबकि परसेंटेज मेथड में क्या था? यदि आपका इनिशियल प्राइस P1 है तो P1 को बेस प्राइस मानकर या Q1 को बेस क्वांटिटी मानकर प्राइस इलास्टिसिटी को पता किया जा रहा था, लेकिन इसमें ना हम इसको बेस मानेंगे ना हम इसको बेस मानेंगे। इसका जो भी एवरेज निकल कर आएगा उसको हम बेस मानकर उसके आधार पर प्राइस इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करेंगे। सेम क्वांटिटी में ना इस क्वांटिटी को हम बेस मानेंगे ना इस क्वांटिटी को हम बेस मानेंगे। हम क्या करेंगे? Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का जो भी एवरेज निकल कर आएगा उसको बेस मानकर प्राइस इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करेंगे। और उस सिचुएशन में चाहे आप A से B तक की प्राइस इलास्टिसिटी निकालो, चाहे B से A तक की प्राइस इलास्टिसिटी को निकालोगे, दोनों का आंसर सेम होगा। इसलिए इट इज मच मोर रिलायबल देन द परसेंटेज मेथड। फॉर्मूले के बेस पर देख लेते हैं कि हम आर्क इलास्टिसिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2। अभी मैंने आपको यहां पर ये समझाया था, उसका एवरेज निकालते हैं। P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन
डिवाइडेड बाय 2, यानी दोनों का एवरेज निकलकर जो भी आएगा उसको हम बेस प्राइस मानेंगे, मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। यदि आपको याद होगा यह है परसेंटेज मेथड में भी था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पी अपॉन क्यू। यहां पर थोड़ा सा चेंज आया है, ये सेम रहेगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। यहां पर पी अपॉन क्यू की जगह P1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा। मींस दोनों का एवरेज निकालकर उसको बेस माना जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पर आपका 2 हट जाएगा। P1 प्लस P2 फाइनल फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, P1 प्लस P2 अपॉन Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। एक एग्जाम्पल है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि P1 आपका 10 है, P2 5 है, Q1 20 है एंड Q2 30 है। देन आपको आर्क इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करना है। इस डेटा के बेस पर हम आर्क इलास्टिसिटी के थ्रू प्राइस इलास्टिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। P1 हमारा कितना है 10 प्लस P2 5 अपॉन Q1 20 प्लस Q2 30 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा Q। आपको यदि परसेंटेज मेथड में ध्यान होगा तो डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा Q चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा P चेंज इन प्राइस, यानी इन दोनों के बीच में कितना चेंज आया है, जो डिफरेंस है उसको हम डेल्टा Q लिखेंगे। 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10, डेल्टा P चेंज इन प्राइस 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। इसको आप सिंप्लीफाई करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। 15 अपॉन 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 5, 5 2s are 3 अपॉन 5.6। जब इसको सॉल्व किया तो हमारा फाइनल वैल्यू निकलकर 0.6 आई है, विच इज लेस देन 1। इट मीन्स हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, लेस देन 1 बिकॉज इट इज 0.6। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आर्क इलास्टिसिटी मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। और इसमें चाहे आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाओ या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाओ, दोनों की प्राइस इलास्टिसिटी सेम होगी। इसीलिए यह आर्क इलास्टिसिटी मेथड इज मच मोर रिलायबल देन द परसेंटेज मेथड। होप सो आपको ये मेथड भी क्लियर हो गया होगा। In the next video, I will explain the determinants of price elasticity of demand. Till then, bye. Take care.